Annyeonghaseyo friends, welcome to my channel. So after a very long time, I'm back with another video. तो आज का जो ड्रामा है वो बहुत ही अच्छा है और हमारे ड्रामे का नाम है टू बी विद यू। तो आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि कुड़ी ते ब्रेकअप के बाद जड़ी एंट्री होती है ना वही हीरो होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये डायलॉग क्यों बोल रही हूँ। मैं ये डायलॉग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो डायलॉग है ना ये इस ड्रामे के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। एंड फ्रेंड्स, आई एम डैम श्योर कि अगर आप ये ड्रामा मेरे साथ एंड तक देखेंगे ना तो आपको ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। So before starting this video, I want to request you all guys कि please आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड इफ यू आर अ डाई हार्ड फैन ऑफ ड्रामास तो आप मेरे सेकंड चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल पे आपको बहुत ही अच्छे ड्रामास मिल जाएंगे। So without any further delay, let's start this video. तो सबसे पहले ड्रामे के स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है एक बहुत ही प्यारी सी लड़की जिसका नाम है मिया और ये ही हमारे इस ड्रामे की फीमेल मेन लीड है। मिया एक बहुत ही लविंग, केयरिंग और चाइल्डिश टाइप की लड़की होती है। मिया बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा तेज थी, इसलिए उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी। स्कॉलरशिप के दौरान उसने अपना आधे से ज्यादा टाइम फ्रांस में ही बिताया था। पढ़ाई के साथ साथ मिया अपना खर्चा उठाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। दूसरी तरफ हमारे ड्रामे के मेन लीड जिसके पीछे काफी गुंडे भाग रहे होते हैं और एक्चुअली में वो जो गुंडे उसके पीछे भाग रहे होते हैं वो किसी और के गुंडे नहीं होते हैं बल्कि उसी के गुंडे होते हैं। मतलब कि जो गुंडे होते हैं वो हमारे मेन लीड के फादर ने ही उसके लिए भिजवाए होते हैं ताकि वो उसको फ्रांस से पकड़कर चाइना लेकर आ सके। दूसरी तरफ मिया टहलते हुए अपने कैफे के बाहर पे बोर्ड लगाने के लिए जाने वाली होती है, तभी उसकी नजर पड़ती है एक भागते हुए लड़के पे जो कि बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। मिया जैसे ही उसको देखती है वो नीचे झुक जाती है और वो उसके ऊपर से एक पलटी मारकर वहां पर से भागकर चला जाता है। और इसी तरीके से हमारे मेन लीड ओ यांग के पीछे बहुत ही सारे गुंडे भी भाग रहे थे। मिया तो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, इतने सारे लोग इस लड़के के पीछे क्यों भाग रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा ओ यांग सभी गुंडों को चकमा देकर वहां पर से चला जाता है। थोड़ी ही देर में मिया अपने कैफे के ओनर को बताती है कि उसकी स्कॉलरशिप अब खत्म हो चुकी है, इसीलिए उसे अब फ्रांस से वापस चाइना जाना पड़ेगा, जिसके कारण उसे ये पार्ट टाइम जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। तो उसके बाद शॉप का ओनर मिया से कहता है कि सच में तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, आई विश कि मेरी भी तुम्हारी तरह कोई गर्लफ्रेंड होती। हालांकि मिया इनके कैफे में काम करती थी लेकिन ये दोनों के दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छा दोस्त भी मानते थे और इनको मिया के बारे में सब कुछ पता था। तो उसके बाद वो मिया को कहते हैं कि सच में जिस लड़के से तुम प्यार करती हो वो बहुत ही ज्यादा लकी है। अगर वो लड़का तुम्हें कभी भी परेशान करे या तुम्हें कुछ भी बोले तो तुम बस मुझे एक कॉल मिला देना, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। मिया अपने बचपन के दोस्त से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और इसीलिए तो उसके जितने भी क्लोज फ्रेंड थे उन सभी को उसके बेस्ट फ्रेंड चेंजे के बारे में पता था। जहां मिया अपने बचपन के दोस्त चेंजे से इतना ज्यादा प्यार करती थी और बस उससे मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उधर ही चेंजे उसके साथ चीटिंग कर रहा था और किसी और लड़की को डेट कर रहा था। दूसरी तरफ ओ यंग को फाइनली उसके पापा के भेजे हुए गुंडों ने पकड़ ही लिया था। थोड़ी ही देर में मिया भी अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए जाती है और उनको बताती है कि अब वो फ्रांस छोड़कर चाइना जा रही है। तो उसके प्रोफेसर मिया को काफी अच्छा ऑफर देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर वो यहीं पर ही काम करना चाहती है तो वो उसकी जॉब लगवा देंगे। बट मिया उनसे बोलती है कि वो काफी सालों तक फ्रांस में ही थी जिससे वो अपने पापा से भी नहीं मिल पाई और अब उसके पापा बहुत ही ओल्ड हो गए हैं जिसके कारण उनको उसकी जरूरत है और इसीलिए उसको चाइना वापस जाना पड़ेगा। तो उसकी ये सब बात सुनकर प्रोफेसर उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं और उसको चाइना जाने के लिए हाँ बोल देते हैं। दूसरी तरफ मिया की सबसे बेस्ट फ्रेंड सीयू उसकी पैकिंग करने में हेल्प कर रही होती है। सीयू एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी बट मिया एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। फिर भी सीयू ने कभी भी मिया का मजाक नहीं उड़ाया और उसे हर समय उससे सपोर्ट ही किया। आज जब मिया फ्रांस छोड़कर दोबारा से चाइना जा रही थी तो ये सब देखकर सीयू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो मिया को अपने ही साथ रुकने के लिए कहती है। तो मिया उससे कहती है कि वो कब से अपने पापा से नहीं मिली है और उसको अपने पापा की बहुत ही ज्यादा याद आती है, इसलिए अब उसको यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो सीयू उससे बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जब मुझे तुम्हारी जितनी इतनी केयरिंग दोस्त मिली। तो मिया बोलती है कि मैं भी कम लकी थोड़ी हूँ, मैं भी तुम्हारी जितनी लकी हूँ क्योंकि तुम भी मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं होती ना तो पता नहीं इस अनजान कंट्री में मैं अकेला कैसे रह पाती। तो सीयू उससे बोलती है कि तुम तो जैसे तैसे एडजस्ट करके रह ही रही थी लेकिन मैं कैसे रह पाती, मेरा आधे से ज्यादा काम तो तुम ही करती हो। मुझे खाना खिलाना, बेडशीट फोल्ड करना और घर की क्लीनिंग करना, ये सारा काम तुम ही तो करती थी मेरे लिए। अब जब तुम यहाँ पर से चले जाओगी तो मैं किस पर ट्रस्ट करूंगी। और ऐसा ही कहकर सीयू बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तो मिया उसे चीयर अप करती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे दूर थोड़ी हो, जब भी तुमको मेरी याद आएगी तो हम दोनों वीडियो कॉल में बात कर लेंगे। तो उसके बाद सीयू मिया को एयरपोर्ट में छोड़ने के लिए जाती है। तो सीयू मिया से कहती है कि आज तक तुमने मेरा ऐसा ख्याल रखा है जैसे कि तुम मेरी फैमिली होगी।
अगर तुम्हें लाइफ में कभी भी मेरी ज़रूरत होगी ना तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए पक्का आऊँगी, चाहे मुझे तुम्हारी हेल्प के लिए चाइना क्यों ना आना पड़े। और इसी तरीके से हमें पता चलता है कि मिया और सीयू एक दूसरे को कितना ज़्यादा अच्छा मानते थे। भले ही सीयू एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन कभी भी उसने ये एहसास मिया को नहीं होने दिया कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, और हमेशा से मिया का साथ दिया बिना उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखते हुए। थोड़े ही देर में जैसे ही मिया एरोप्लेन में एंटर होती है तो एरोप्लेन की एयर हॉस्टेस उससे पूछती है कि क्या उसको कुछ ड्रिंक पीना है। तो मिया को तो कुछ समझ में आता नहीं है कि वो क्या पिए, बट उसके सामने ही एक लड़का एक गिलास में बियर पी रहा होता है और उसको वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इसीलिए वो उनसे कहती है कि मुझे भी वही पीना है जो वो लड़का पी रहा है। मिया बेचारी उस ड्रिंक को मंगा तो देती है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि जो ड्रिंक उसने मंगा रखा है वो अल्कोहल है, और जिस लड़के के हाथ में उसने वो ड्रिंक देखा था वो कोई और नहीं था बल्कि था ओयान। थोड़े ही देर में मिया ओयान के ही सामने जाकर बैठ जाती है और अपनी दोस्त को याद करने लग जाती है। मिया अपने दोस्त सीओ के साथ बिताए गए हर लम्हे को याद करती है और सोचती है कि वो कितनी ज्यादा लकी है जो उसको इतनी अच्छी दोस्त मिली। सीयू ने हमेशा हर पर हर लम्हे में मिया का सच में साथ दिया था, और मिया हमेशा सीयू को अपने हाथ से बनाई गई नई नई डिशेस खिलाया करती थी। आखिरकार मिया बहुत ही टेस्टी खाना जो बनाया करती थी। जब कभी भी मिया को सीयू की जरूरत थी वो हमेशा ही उसके पास आ जाती थी। एक दिन तो मिया जब अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म कर कर घर आ रही होती है तो बहुत ही तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण उसे बहुत ही देर तक वहीं पर ही वेट करना पड़ता है। लेकिन तभी वहां पर सीयू आ जाती है। मिया सीयू को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, और इसी तरीके से सीयू ने कभी भी मिया को अकेले नहीं छोड़ा और उसकी हमेशा हेल्प की। और इसी से हमें पता चलता है कि दोनों की दोस्ती का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा मजबूत था। मिया एरोप्लेन में बैठी होती है और उसको बहुत ही ज्यादा याद आती है सीयू की, इसीलिए वो उसको मैसेज करती है। थोड़े ही देर में एयर हॉस्टेस मीका को अल्कोहल देती है, जिसे मीका बड़े ही चाव से पी भी जाती है, क्योंकि उसको तो ऐसा लग रहा था कि वो जूस है, और उसको तो ये जूस बहुत ही ज्यादा क्लासिक लग रहा था, इसलिए वो एयर हॉस्टेस एक और ग्लास जूस लेकर आने के लिए कहती है। उसके सामने ही बैठा ओ यांग उसको देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद सुबह जैसे ही मिया अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने सामने बैठे हुए ओ यांग को देखती है। ओ यांग को देखने के बाद उसको याद आता है कि रात को उसने उसे कितना ज्यादा पकाया था। वो बेचारा तो मिया की बातें सुनकर इतना ज्यादा पक जाता है कि उसको नींद भी नहीं आती है। और उसके बाद मिया याद करती है कि रात को उसने ओ यांग को क्या क्या कहा था। एक्चुअली में ड्रिंक करने के बाद मिया को कुछ होश तो था नहीं, इसीलिए उसके मुंह में बस जो भी आ रहा था ना वो ओ यांग के सामने वो सब बोलने पे लगी हुई थी। उसको ऐसा लगता है कि ओ यांग एक बहुत ही बड़ा सिंगर या एक्टर है, इसलिए मिया उससे बोलती है कि मैं बहुत साल से फ्रांस में रह रही हूँ, इसलिए मुझे चाइनास मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे पता है कि आप कोई बहुत बड़े एक्टर या सिंगर हो ना, सच सच बताओ प्लीज। मुझको पता है कि आजकल बहुत सारे जासूस घूमते रहते हैं जो आपकी फोटोज खींचना चाहेंगे और आपको परेशान भी करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं उन सभी को अकेला हैंडल कर लूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मिया की ये सारी बातें सुनकर ओयान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसके पास कुछ भी चारा नहीं होता चुपचाप से मिया की बातें सुनने के अलावा। और ये तो बस शुरुआत थी। मिया ने जब मुंह खोलना शुरू किया तो वो उसके बाद बिल्कुल चुप हो ही नहीं रही थी, और वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि आप बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हो, आप मुझे इस तरीके से इग्नोर क्यों मार रहे हैं। आप टेंशन मत लो, मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं आपकी फोटोज कहीं भी नहीं छुपाऊंगी। और ये ही नहीं, मिया तो बार बार बात करते हुए ओयान को मार भी रही थी। मिया को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे कि वो ओयान से पहली बार मिल रही हो। उन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों बचपन के दोस्त होंगे। पूरे एरोप्लेन में सन्नाटा था, मिया की आवाज के अलावा वहाँ पर और कोई भी नहीं बोल रहा था। ओयान मिया की बातों से इतना ज्यादा पक गया था कि वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको नींद भी तो नहीं आ रही थी। और नींद भी तभी आया ना जब थोड़ी शांति हो। मिया उसे शांति से सोने कहाँ दे रही थी, वो उसके पीछे बस बोलने पे ही लग रखी थी। और इसी तरीके से पूरे एरोप्लेन वाले बस मिया को घूरने पे लग रखे थे। थोड़ी देर बाद वो ओयान के सामने जाती है और उससे बोलती है कि मुझे पता है कि आप सेलिब्रिटी हो ना, प्लीज आप मेरे साथ एक फोटो खिंचा देंगे। वैसे सी पॉप पे आपके ग्रुप का नाम क्या है, मुझे बता दो ना, मैं कौन सा कुछ कर रही हूँ। और ऐसा ही कहकर वो दोबारा से ओयान को परेशान करने लग जाती है और उससे कहती है कि बस एक बार मुझे अपने साथ फोटो खिंचवाने दो, उसके बाद अपने पापा को दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने प्लेन पे एक सुपरस्टार को देखा और उसके साथ फोटो भी खिंचाया। मेरे पापा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। ओयान मिया को देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि एक लड़की इतना ज्यादा कैसे बोल सकती है, और बस उसी को ही देखने लग जाता है। तो उसके बाद मिया जैसे ये सब याद करती है उसको इतना ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होता है और वो सोचने लग जाती है कैसे वो किसी के साथ ऐसा कर सकती है। इतनी सारी बात तो उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के साथ नहीं की होगी जितनी उसने एक दिन में ओयान के साथ कर दी। और यहीं पर ही उसने ओयान को परेशान करना छोड़ा नहीं था। रात के टाइम उसने ओयान को सेलिब्रिटी कहा, उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए भी कहा, और थोड़ी ही देर बाद वो उसको अपनी नोटबुक में साइन करने के लिए भी बोलती है।
ओयान उससे ध्यान हटाने के लिए मैगजीन पढ़ रहा होता है, बट वो वहीं पर भी उसे परेशान करने के लिए आ जाती है और उससे कहती है कि प्लीज मेरी इस नोटबुक पे साइन कर दो, मैं ना तुम्हारा साइन अपने पापा को दिखाऊंगी, मेरे पापा तुम्हारे साइन को भी देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे, प्लीज इस पे साइन कर दो ना, मैं तुमसे ज्यादा मांग क्या रही हूँ, बस एक साइन ही तो मांग रही हूँ। ओयान मिया की बातों से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसको उसकी नोटबुक पे साइन करना ही पड़ता है। रात की इन सब हरकतों को देखकर मिया सोचने लग जाती है कि अब कैसे वो इस ओयान के साथ अपनी नजरें मिला पाएगी और ये लड़का पता नहीं उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। यही सब सोच सोचकर मिया का तो बिल्कुल दिमाग खराब हो रहा था, इसीलिए वो सोचती है कि अब वो कुछ भी नहीं करेगी और बस अपनी आंखें बंद कर वहाँ पे लेट जाएगी। और थोड़ी देर में जैसे ही फ्लाइट लैंड होगी तो वो फटाफट से फ्लाइट से निकल कर अपने रास्ते चली जाएगी। बट थोड़ी ही देर में जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है और ओयान की आंखें खुलती है, तभी उसका बॉडीगार्ड वहाँ पर आ जाता है और वो ओयान को रोक देता है। एक्चुअली में वो ओयान को इसलिए रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ओयान दोबारा से वापस से भाग जाए और उनको दोबारा से उतनी ही मेहनत करनी पड़ी जितनी मेहनत उन्होंने पहले की थी, क्योंकि भागने में तो ओयान का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता था। बट अपने बॉडीगार्ड को देखकर ओयान उससे बोलता है कि कम ऑन चिल, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, यहीं पर तुम्हारे सामने हूँ, बट प्लीज मेरे पापा के कहने पर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो, हाँ, वरना मैं जोर जोर से चिल्लाने लग जाऊंगा कि तुम मुझे किडनैप कर रहे हो। जब वो इसी तरीके से अपने बॉडीगार्ड से बात कर रहा होता है ना, तो उसकी बातें मिया सुन लेती है और उसको ऐसा लगता है कि सच्ची में वो सभी ओयान को किडनैप कर रहे हैं। तो ओयान का बॉडीगार्ड उससे बोलता है कि अच्छा, अगर तुम्हें चिल्लाना है तो तुम चिल्लाओ और तुम्हें जो करना है तुम करो, बट अब तो हम तुम्हें तुम्हारे पापा के सामने हाजिर कर ही रहेंगे। तो ओयांग उससे बोलता है कि ओके फाइनली मैं अपने पापा के सामने जाऊंगा और ये मैं तुमसे खुद बोल रहा हूँ, बट प्लीज मुझे इस तरीके से परेशान मत करो। और उसके बाद थोड़ी ही देर में ओयान वहाँ पर से चला जाता है। ओयान के जाने के बाद मिया ओयान को देखने लग जाती है और वो भी फटाफट से अपना लगेज ऊपर से निकालती है और उसके पीछे भागकर चली जाती है। मिया को ओयान को देखकर बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट तो फील हो रही थी, लेकिन वो चाहती थी कि अब वो ओयान की हेल्प करे और इसीलिए वो उसके पीछे पीछे उसकी हेल्प करने के लिए चली जाती है, अपनी रात की गलती को सुधारने के लिए। तो उसके बाद वो ओयान के सामने जाती है और उससे कहती है कि आई एम सो सॉरी, रात को मैंने आपके साथ जैसा भी बिहेव किया मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली में मुझे पता नहीं था कि जो मैं ड्रिंक कर रही हूँ वो अल्कोहल है और मैंने ज्यादा ही पी दिया, इसलिए तो मैंने आपके सामने इतनी सारी बकवास कर दी, बट अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ और मुझे पता है कि ये लोग आपको किडनैप कर रहे हैं ना, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। तो मिया की ये सब बातें सुनने के बाद ओयान अपने चश्मे निकालता है और उसको देखकर हंसने लग जाता है। तो मिया उससे बोलती है कि तुम मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो, मैंने गलत क्या बोला, ये लोग तुम्हें किडनैप ही तो कर रहे हो ना, तुमने ही तो कहा था। तो जब वो ऐसे ही बोल रही होती है तभी उसके सामने ओयान का बॉडीगार्ड आता है और उससे बोलता है कि मैम आपको बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो गई है, हम इसे किडनैप नहीं कर रहे, बल्कि ये हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और इनके पापा के ऑर्डर से ही हम इन्हें फ्रांस से चाइना लेकर आ रहे हैं। और उसके बाद वो मिया को अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है और उससे कहता है कि अगर आपको इनके बारे में और भी कुछ इंक्वायरी करनी है तो आप इस कार्ड में दिए गए पते में आ सकती हैं। तो उसके बाद मिया वो कार्ड पकड़ती है और उनसे कहती है कि आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि आप इनको किडनैप कर रहे हैं। तो उसके बाद मिया ओयान से कहती है कि जाओ अपने पापा के पास जाओ और उसके थोड़े ही देर बाद वो वहाँ पर से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिया कॉल करती है अपने बचपन के प्यार को, यानी चेंजे को। मिया चेंजे से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन उसको भी क्या पता था जिससे मिलने के लिए वो इतना ज्यादा खुश हो रही है वो उसको बहुत ही जल्द बहुत ही बड़ा धोखा भी देने वाला है। थोड़े ही देर में चेंजे भी वहाँ पर पहुँच जाता है मिया के सामने उससे मिलने का दिखावा करने के लिए। दूसरी तरफ ओयान भी अपनी बहन से मिलने के लिए चला जाता है। ओयान अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत ही ज्यादा प्यार भी करता था, बट जितना एक्साइटेड ओयान अपनी बहन को देखकर था उसकी बहन को तो ओयान पे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। एक्चुअली में ओयान की बहन ही चेंजे की करंट गर्लफ्रेंड थी। चेंजे जैसे ही ओयान की बहन को देखता है वैसे ही वो उसे देखकर छुप जाता है। वो नहीं चाहता था कि ओयान की बहन को उसके और मिया के बारे में कुछ भी पता चले। थोड़े ही देर में ओयान अपनी बहन के पास भागकर जाता है और उससे बोलता है कि दीदी इतने टाइम बाद आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी मिली। अपने भाई की ये सब बातें सुनकर ओयान की बहन पर बिल्कुल भी कुछ असर नहीं होता है और वो वहाँ पर से उससे बिना बात किए हुए चली जाती है और यही सब देखकर ओयान को काफी बुरा लगता है। दूसरी तरफ मिया चेंजे को ढूंढती रहती है, बट उसको पूरे एयरपोर्ट में वो वहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिखता है क्योंकि चेंजे तो ओयान की बहन को देखकर छुप गया था। बट थोड़ी ही देर बाद उसकी फाइनली नजर पड़ती है चेंजे पर और वो भागकर उसके सामने आती है और उसको गले लगा देती है और उससे कहती है कि तुमने मुझे याद नहीं किया क्या, तुमको पता है मैं बस हमेशा तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती थी, मैंने तो अपने सारे फ्रेंड्स को ही तुम्हारे बारे में बता रखा है, जब मैं तुम्हें कॉल करती थी तो तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठाते थे। तो चेंजे उससे बोलता है कि एक्चुअली मैं ऑफिस के काम में इतना ज्यादा बिजी रहता था कि मैं तुम्हारा कॉल भी नहीं उठा पाता था, आई एम सो सॉरी। तो मिया उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी अलोन फील नहीं होने दूंगी।
तुमको मेरी बहुत ज्यादा याद आती थी ना, मेरे बिना तो तुम्हारा दिल ही नहीं लग रहा होगा ना यहाँ। बट अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं, डैड और तुम दोबारा से पहले की ही तरह जिंदगी जिएंगे। तुमको पता है, मैं बस हमेशा तुम्हारे ही सपने देखती रहती थी वहाँ पर। एक टाइम पर तो मेरा मन कर रहा था कि मैं फ्रांस को छोड़कर चाइना ही आ जाऊँ और तुम्हारे और पापा के साथ रहूं, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं था ना। बट नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि मैं तुमसे इतने दिनों बाद मिल रही हूँ और अब मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगी। और यही सब कहने के बाद मिया ब्लश करने लग जाती है और उससे गले लगा देती है। मिया को क्या पता था कि जिस इंसान को वो इतना ज्यादा अच्छा समझ रही है, वही इंसान उसे बहुत ही बड़ा धोखा देगा। और चालबाज चैन से भी मिया के साथ इतने अच्छे तरीके से बिहेव करता है जैसे कि वो भी उससे वाकई में बहुत ही ज्यादा प्यार करता हो। थोड़ी ही देर में मिया चैनसे की कार में बैठती है और जैसे ही वो उसकी कार में बैठती है तो सबसे पहले वो कॉल करती है अपनी बेस्ट फ्रेंड सीयू को। तो सीयू उससे बोलती है कि मुझे भी देखना है आखिरकार कौन लड़का था जिसे देखकर तुम्हारा दिल इतने जोर जोर से धक धक करने लग जाता था। फोटोज में तो मैंने उसे बहुत ज्यादा देखा है, बट मुझे पहली बार तुम लाइव भी दिखाओ। तो उसके बाद मिया चैनसे की बात सीयू से करवाती है। तो सीयू चैनसे से बोलती है कि मिया 24 घंटे बस तुम्हारी ही बात करती रहती थी मुझसे। सच्ची में मिया तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, तुम कभी भी मिया का दिल मत तोड़ना। और हाँ, अगर तुमने मिया को परेशान किया ना तो तुम देख लेना। तो सीयू की ये सारी बातें सुनने के बाद चैन से मुस्कुराता है और उससे कहता है कि जितना प्यार मिया मुझसे करती है उतना ही प्यार मैं भी उससे करता हूँ। तो उसके बाद मिया सीयू से कहती है कि देखा तुमने, तभी मैं चैनसे को इतना ज्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा लॉयल रहता है। तो उसके बाद सीयू उनसे बोलती है कि ओके ओके, तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर लो। आई थिंक चैनसे को मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, बाय। और ऐसा ही कहकर वो कॉल काट देती है। जैसे ही चैन से मिया से बात कर रहा होता है तभी उसको ओयान की बहन ओरे का फोन आ जाता है। तो ओरे उससे बोलती है कि इस टाइम पर तुम कहाँ हो। तो चैन से उससे बोलता है कि इस टाइम पर मैं मीटिंग में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तो ओरे उससे बोलती है कि मैंने आज एयरपोर्ट पे तुम्हारा नाम सुना, मुझे लगा कि तुम आज एयरपोर्ट आ रखे थे। तो चैन से बोलता है कि नहीं, मैं तो एयरपोर्ट गया ही नहीं, मैं तो मीटिंग में हूँ, शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी। खैर मैं भी बिजी हूँ तो मैं तुमसे थोड़ी ही देर में बात करता हूँ। तो जब वो इसी तरीके से ओरे से बात कर रहा होता है तो दूसरी तरफ मिया चुप चुप कर उसकी बातें सुन रही होती है। और उसके बाद फाइनली जब कॉल कट होता है तो मिया चैनजे से बोलती है कि मैं इतने टाइम बाद तुम्हारे पास आई हूँ, तो प्लीज एटलीस्ट आज तो तुम अपनी जॉब पर ध्यान ना देकर मुझ पर ध्यान दो। तो चैनजे उससे बोलता है कि ओके, बट मैं क्या करूँ, अब मेरी बॉस का कॉल आएगा तो मुझे उठाना तो पड़ेगा ही ना। तो मिया उससे बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारा काम सबसे पहले है। वैसे मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ जो इतने टाइम बाद मैं तुमसे दोबारा मिल रही हूँ। सच्ची में हमने बचपन में एक दूसरे के साथ कितना प्यारा टाइम स्पेंड किया है ना। तो उसके बाद मिया चैनजी से बोलती है कि तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक बार बताना तो भूल ही गई। जब मैं एरोप्लेन में थी ना तो मेरे साथ इतना बड़ा बुरा हादसा हुआ ना। एक्चुअली में मेरे सामने एक लड़का बैठा हुआ था और उसने अपने लिए बियर मंगा रखी थी। मुझे लगा कि वो कोई क्लासिक सा जूस पी रहा है तो मैंने भी अपने लिए वो ही मंगा दिया। और उसको पीने के बाद रात को मैंने उस लड़के को इतना नॉन स्टॉप परेशान किया ना, सच में मुझे उसके सामने जाने में इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी ना। उस लड़के को देखकर तो मेरा मन कर रहा था कि मैं एरोप्लेन से नीचे ही कूद जाऊं। और यही नहीं, उसके बाद उसके बॉडीगार्ड उसको जब ले जा रहे थे तो मुझे लगा कि वो उसको किडनैप कर रहे हैं। इसीलिए मैं उसके सामने गई और मैंने उससे कहा कि ये लोग तुम्हें किडनैप कर रहे हैं तो मैं तुम्हारे लिए पुलिस बुलवाऊं। बट उसके बाद मुझे पता चला कि वो लोग उसको किडनैप नहीं कर रहे बल्कि वो लोग उसके बॉडीगार्ड है और वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट भी है। और आज शायद उसकी दीदी उसे पिकअप करने के लिए आई थी। उसकी दीदी सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट लग रही थी, बट वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही थी और उन्होंने अपने भाई के साथ ज्यादा बात ही नहीं की। आई थिंक दोनों का झगड़ा हुआ होगा, बट उनका भाई बार बार उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, बट वो उससे बात कर ही नहीं रही थी। खैर छोड़ो, हमें उनसे क्या लेना देना। दूसरी तरफ ओ यांग अपने बॉडीगार्ड से उसका फोन मांगता है तो उसका बॉडीगार्ड उससे कहता है कि आई एम सो सॉरी, आपके पापा ने हमें आपका फोन देने के लिए मना किया है। तो उसके बाद ओयांग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए ये काफी नहीं है क्या? क्या तुम्हें अपनी जॉब से प्यार नहीं है? शायद तुम भूल गए हो कि मैं भी तुम्हारा बॉस ही हूँ और ये मेरा ऑर्डर है कि तुम मुझे मेरा फोन दो। ओयांग की ये सारी बातें सुनने के बाद उसके बॉडीगार्ड को उसको उसका फोन देना ही पड़ता है। दूसरी तरफ मिया चैनजी से बोलती है कि सच में तुम्हें देखकर मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिल रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हो और मैं तुम्हारी बहुत ही बड़ी फैन हूँ। मुझको तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इतने टाइम बाद तुम्हें देख रही हूँ। और इसी तरीके से वो अपने प्यार का इजहार चैनजे के सामने करती है, लेकिन चैनजे को तो उसकी बातों से कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। थोड़ी ही देर में फाइनली मिया अपने घर पे पहुंच ही जाती है और जब वो दूर से ही अपने पापा को खाना बनाते हुए देखती है तो उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसके पापा बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो गए थे और उसको ऐसा लग रहा था कि अब उसको अपने पापा की जगह पर जॉब करनी चाहिए और उसके पापा को आराम करना चाहिए। अपने पापा को इतना काम करते हुए देखकर उसकी आंखों से आंसू ही आ जाते हैं। मिया को इतना इमोशनल होता हुआ देख चैनजे उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि फाइनली अब तुम अपने पापा से मिल सकती हो।
मिया अपने पापा को देखती है तो उसको बचपन की याद आ जाती है, जब उसके पापा बचपन में उसके लिए इतना सारा काम किया करते थे और उसको इन सब बातों की भनक भी नहीं पड़ने दिया करते थे। एक्चुअली में मिया के पापा उसके असली पापा नहीं थे। मिया के पापा ने मिया को गोद लिया था, लेकिन फिर भी वो मिया से इतना ज्यादा प्यार करते थे कि उन्होंने उसके लिए ही दूसरी शादी भी नहीं की थी। उन्होंने कभी भी मिया को ऐसा फील नहीं होने दिया जैसे कि वो उनकी अपनी बेटी ना होगी। वो हमेशा से मिया को बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। भले ही वो एक पुअर फैमिली से थे, लेकिन उन्होंने मिया के लिए आज तक कुछ भी कमी नहीं की थी। वो हमेशा मिया की मनपसंद की चीज उसके लिए लेकर आया करते थे। मिया को बचपन में पैदा होते ही एक बहुत ही खतरनाक डिजीज हो गई थी, जिससे उसका बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। बट उसके पापा ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और वो हमेशा उसको हॉस्पिटल ले गए, जिसके कारण उसकी डिसीज खत्म हो गई और वो बच गई। और इसी तरीके से मिया के पापा ने उसे एक माँ और पापा दोनों का ही प्यार दिया। और यही सब सोचकर उसको अपने पापा के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा भी लगता है। उसके बाद वो अपने पापा के सामने जाती है और उनसे कहती है कि पापा मैं आ गई। एक्चुअली में मिया के पापा को ये नहीं पता था कि मिया फ्रांस से चाइना आ रही है। मिया ने अपने पापा से ये सब इसलिए छुपा कर रखा था क्योंकि वो उनको सरप्राइज देना चाहती थी। अचानक से उसके पापा की नजर मिया पर पड़ती है और वो मिया को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और खुशी के मारे उनकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। तो उसके बाद मिया अपने पापा के सामने जाती है और उनसे कहती है कि पापा अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना। बचपन से आपने मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, अब बारी मेरी है कि मैं आपका ख्याल रखूं। अब आपको मेरे लिए ज्यादा काम करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मैं काम करूंगी और आप आराम करोगे। सच में पापा मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। जब भी मेरे को फ्रांस में आपकी याद आया करती थी ना, तो मैं आपकी फोटो को देखकर रोने लग जाती थी। और फिर उसके बाद वो अपने पापा के सामने आती है और जोर से उनको गले लगा देती है और उनसे कहती है कि बहुत रह ली मैं आपसे इतने दूर, अब मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, अब मैं आपके सामने रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी। तो उसके बाद उसके पापा उससे बोलते हैं कि अपने बच्चों की सारी विशेष पूरी करना ये तो हर पापा का फर्ज होता है ना, और मैंने ये सब किया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए तुम ही हो और तुम्हारी विश मैं पूरी नहीं करता तो और किसकी विश पूरी करता। और वैसे भी तुम अभी बहुत छोटी हो तो तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा अभी जिंदा है और तुम्हारे पापा तुम्हारी हर विश अभी भी पूरी करेंगे। भले ही मेरे पास पैसा थोड़ा कम है, लेकिन मैं अपनी प्रिंसेस के लिए कभी भी किसी चीज की कमी नहीं करूंगा। तो उसके बाद मिया अपने पापा के सामने जाती है और टॉवल से उनका पसीना साफ करने लग जाती है और उनसे कहती है कि सच में मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे डैड हो। दूसरी तरफ ओ यांग और उसकी पूरी फैमिली साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे। तो ओ यांग अपने फादर से बोलता है कि आई एम सो सॉरी पापा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। मुझे पता है कि मेरी हरकतों की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है ना। आज के बाद मैं कभी भी किसी और कंट्री जाऊंगा तो पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था, बस मैं फ्रीडम चाहता था, इसीलिए मैं वहाँ चला गया। तो उसके पापा उससे बोलते हैं कि तुम्हें माफी मुझसे नहीं अपने आप से मांगनी चाहिए। तुम्हें पता भी है जब से तुम वहाँ पर चले गए थे तब से तुम्हारी बहन ही ये पूरा बिजनेस संभाल रही है। तो उसके बाद ओयांग अपने पापा से बोलता है कि मैंने कब कहा कि मुझे बिजनेस संभालना है, मेरी बहन सच में बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस संभालती है, मुझे पता है। आई थिंक आपको बिजनेस का हेड उसे ही बना देना चाहिए। तो उसके पापा उससे बोलते हैं कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बिजनेस को संभालो, तुम्हारी बहन नहीं। तो उसके बाद ओयांग अपने फादर को बोलता है कि क्यों मेरी बहन क्यों नहीं चला सकती है बिजनेस। उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, प्लस उसे इतने सालों से इस बिजनेस को चलाने का एक्सपीरियंस भी है। और वैसे भी आपको तो पता ही है ना कि मुझे बिजनेस में बिल्कुल भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और जहाँ पर भी मेरा इंटरेस्ट नहीं होता है वो काम तो मैं कभी करता ही नहीं हूँ। तो जब ओयांग अपने पापा के साथ इस तरीके से बात करता है तो उसकी बहन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाकर बोलती है कि इस तरीके से तुम पापा से बात क्यों कर रहे हो, तुम पर तमीज नहीं है क्या। और ऐसा ही कहकर वो वहाँ पर से गुस्से में चली जाती है। ओरे के जाने के बाद उसकी मॉम उसके डैड से कहती है कि वाकई में वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस संभालती है, तो इसीलिए आपको उस बिजनेस उसे ही सौंप देना चाहिए। तो उसका पापा उसकी मॉम से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन ओयांग भी हमारे बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालेगा, इसीलिए मैं जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहता हूँ। तो जब वो अपने वाइफ से ऐसा बोल ही रहा होता है तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम क्यों ओरे को इस कंपनी की मालकिन नहीं बना चाहते हो, ये सब इसीलिए ना क्योंकि वो तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है। जैसे ही ओयांग का पापा ये सारी बात सुनता है तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी गुस्से में खाना छोड़कर वहाँ पर से चला जाता है। उसके वहाँ पर से जाने के बाद ओयांग अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आपको डैड से इस तरीके से बात करने की क्या जरूरत थी, उनको इस सारी बातों का कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। तो उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हें लाइफ में जो कुछ भी करना है ना मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, लेकिन प्लीज तुम कभी भी अपने डैड की तरह बिल्कुल भी मत बनना। दूसरी तरफ मिया बहुत ही प्यार से अपने पापा के लिए खाना बनाती है और उसके बाद उनको खाना भी खिलाती है और उनसे कहती है कि पापा आप और चैन से मेरे सामने हो ना, आप दोनों को इस तरीके से देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही है और मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ।
फ्रांस में मैंने सच्ची में आप दोनों को बहुत ही ज्यादा मिस किया। तो जब वो इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी चेंसे को ओरे का फोन आता है। तो उसके बाद वो साइड में जाकर ओरे का फोन उठाता है और उससे कहता है कि अभी वो जरा बाहर पर डिनर करने के लिए आया है, इसीलिए उसने उसका कॉल नहीं उठाया। उसके बाद वो उससे बोलता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शोर है, इसलिए मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, और ऐसा ही कहकर वो कॉल काट देता है। उसके बाद थोड़ी ही देर में दोबारा से चेंसे आकर उनके सामने बैठ जाता है। तो मिया के पापा उनसे कहते हैं कि तुम दोनों सच में साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो, मैं बस यही विश करता हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए और तुम दोनों पर कभी भी किसी की नजर ना लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।